Hello, dear friends. Welcome to the Quantum Guru. Let's see this very beautiful question from SS Koto. This question is of the momentum conservation. Question states a symmetric block of mass m1 with a notch of hemispherical shape of radius r rests on a smooth horizontal surface near the wall. A small washer of mass m2 slides without friction from the initial position. Find the maximum velocity of the block. तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, m1 एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रेस्ट कर रहा है और इधर एक वॉल के भी कांटेक्ट में। तो जैसे ही इस सिस्टम को हम रेस्ट से रिलीज करेंगे तो m2 ऑब्वियसली नीचे जाएगा। तो m2 का नॉर्मल m1 पे कुछ यूं लगेगा और यूं नॉर्मल लग रहा है, कुछ ऐसे नॉर्मल लग रहा है। तो ये जो नॉर्मल है उस नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट m1 पर लेफ्ट में लगेगा। तो अगर ये वर्टिकल वॉल नहीं होती तो इस m2 के नीचे जाने से m1 लेफ्ट साइड में जाता, बट चूंकि देयर इज अ वर्टिकल वॉल तो वो उसको लेफ्ट में जाने नहीं देगी, तो m1 रुका रहेगा। तो m1 रुका है और यूं m2 नीचे आते 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 लोवेस्ट पॉइंट तक आ गया और अभी तक m1 हिला नहीं। तो जब m1 लोवेस्ट पॉइंट पर आ गया तो हम देखना चाहते हैं कि m1 की स्पीड क्या होगी, m2 की स्पीड क्या होगी। तो मान लेते हैं कि m2 की यहाँ पर स्पीड कुछ u नॉट हो गई और यहां से यहां तक आते आते m2 पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और एक वेट लग रहा है। तो वेट जो है वो तो ऑब्वियसली एक कंजर्वेटिव फोर्स है और ये अभी तक के लिए इस सरफेस को मैं एक फिक्स सरफेस ट्रीट कर सकता हूँ और फिक्स सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन जीरो होता है, यानी कि m2 की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व है यहाँ से यहाँ तक। तो m2 की पोटेंशियल एनर्जी का लॉस बराबर काइनेटिक एनर्जी का गेन। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हुआ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो गया हमारे पास m2 gr, ये रेडियस r है तो डेप्थ r तक आ गया, और काइनेटिक एनर्जी गेन हो गया हाफ m2 u नॉट स्क्वायर। दोनों को सिंपल कर दें तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा u नॉट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 2gr। ये पहला इक्वेशन। अब इस मूवमेंट के बाद क्या होने वाला है कि ये m2 जो है इस वेलोसिटी के कारण इस पर ऊपर चढ़ने लगेगा। जब ये ऊपर चढ़ेगा तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसे लगेगा m1 पर। इस नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूं राइट में आएगा और अब राइट साइड में चलने की फ्रीडम है, यानी कि m1 अब चल पड़ेगा और उसके पास एक्सेलरेशन राइट में है। तो अब m1 की स्पीड बढ़ रही है, m2 ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है तो भी कोई ना कोई इसके नॉर्मल का कंपोनेंट राइट साइड में है, यानी कि एक्सेलरेशन है राइट साइड में। तो जब तक एक्सेलरेशन राइट साइड में होगा तब तक m1 की स्पीड बढ़ेगी। तो ऊपर बढ़ने तक तो m1 की स्पीड बढ़ी। क्या m2 के नीचे आते आते भी m1 की स्पीड बढ़ेगी? यस, क्योंकि जब वो नीचे आ रहा है तो अभी भी नॉर्मल तो लग ऐसे ही रहा है, तो अभी भी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट में है तो अभी भी इसकी स्पीड बढ़े। तो यानी कि ये क्लियर है कि m2 के ऊपर चढ़ने और ऊपर चढ़ करके वापस लोवेस्ट पॉइंट तक आते आते m1 की स्पीड तो बढ़ ही रही है। क्या इस मोमेंट के बाद भी जब m2 वापस लेफ्ट साइड में ऊपर जाने लगेगा तो भी क्या स्पीड बढ़ेगी? जब ये लेफ्ट साइड में जाएगा तब m2 का नॉर्मल m1 पर कुछ यूं हो जाएगा और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि अब m1 का एक्सेलरेशन लेफ्ट में हो गया और अभी तक m1 की स्पीड मैक्सिमम थी और स्पीड राइट में थी। स्पीड राइट में और इसके बाद एक्सेलरेशन लेफ्ट में, यानी कि रिटार्डेशन का काम करेगा। यानी कि इस मोमेंट के बाद में कि जबकि m2 ऊपर चढ़ करके वापस नीचे लोवेस्ट पॉइंट पर आ गया और इधर जाने लगा, अब m1 की स्पीड घटेगी। तो m1 की स्पीड मैक्सिमम कब हुई? जब m2 यहां से चला, लोवेस्ट पॉइंट पर आया, ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ करके वापस लोवेस्ट पॉइंट पर आ गया, तो इस मोमेंट पे m1 की स्पीड मैक्सिमम हो गई। तो अभी ये जो स्थिति दिख रही है, इस स्थिति में तो m1 हमारा रेस्ट पर है और अब मैं वो स्थिति दिखाता हूं जिस समय m1 की स्पीड मैक्सिमम हो गई, यानी कि यहां पर आ गया। तो यहां पर जब आ गया तो अब अपना m1 m2 जो है वो लोवेस्ट पॉइंट पर आ गया और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैंने इसकी वेलोसिटी को, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट की वेलोसिटी है, ये m2 है तो इसका नाम m2 है, तो इसकी वेलोसिटी को v2 लिख देते हैं और इस समय m1 की वेलोसिटी को मैं v1 लिख दूं। ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये हमारी स्थिति 1 है
और ये हमारी स्थिति 2 है। इन दोनों ही स्थितियों के बीच में इस पूरे सिस्टम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि ग्राउंड स्मूथ है और M1 M2 के बीच में अगर फ्रिक्शन होता भी वो इंटरनल होता है, लेकिन तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो हो ही जाता। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन अगर इन दोनों में लिख दूं मैं, तो मैं लिखूंगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लिखूंगा, फाइनल मोमेंटम पे लिखते हैं M1 V1 माइनस M2 V2 इज इक्वल टू M2 U0। इस इक्वेशन को M2 से डिवाइड कर देते हैं। तो M2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ M2 से डिवाइड कर दिया, इधर M2 से डिवाइड कर दिया, इधर M2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये कट गया और ये कैंसिल हो गया। तो मैं V2 को सिंप्लीफाई करके अगर रख दूं तो हमारा V2 आ जाएगा, V2 की वैल्यू आ गई कितनी, M1/M2 V1 माइनस U0 एंड दिस इज माय इक्वेशन 2। अब मैं इस पूरे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी के बारे में सोचना चाहता हूँ। तो यहाँ से यहाँ के बीच में स्थिति 1 और स्थिति 2 या उनके बीच के किसी पॉइंट के बाद में जब M1 चलना शुरू किया तो खाली M1 की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल ब्लॉक्स पे तो नॉर्मल वर्क कर रहा है, लेकिन इन दोनों पे नॉर्मल का मिल करके वर्क डन 0 है। तो और फोर्सेस क्या रहेगा, ग्राउंड का नॉर्मल जो कि वर्क नहीं कर रहा है, दोनों के नॉर्मल का वर्क डन 0 बचा, उनके वेट जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि M1 और M2 की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। और यहाँ और यहाँ के बीच में और देखें तो M2 की तो हाइट भी वही आ गई, यानी कि पोटेंशियली का चेंज नहीं हुआ। तो जो भी चेंज हुआ है वो एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी का ही चेंज हुआ है, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो मोटे मोटे तौर पे आपको ऐसा कुछ दिख जाना चाहिए कि ये एक नॉर्मल कलीजन के जैसा है। ये M1 यहाँ पर था, इलास्टिक कलीजन जैसा दिखना चाहिए। M1 एक U0 स्पीड से चल रहा था और M2 जो था वो रेस्ट पर था। और बाद में क्या हुआ, M1 के पास वेलोसिटी V1 आ गई और M2 के पास वेलोसिटी कुछ V2 आ गई। इलास्टिक कलीजन जैसा है, क्योंकि इनिशियल के ही बराबर फाइनल के ही। तो आपको बताना है कि व्हाट कैन बी द, अच्छा इसके थोड़े से नाम मैंने उल्टे लिख दिया, तो नाम सही कर देते हैं, काम वैसे ही है, थोड़ा इसको सही कर देते हैं। तो एक्चुअली में क्या था, ये था M2 है ना, और इधर वाला था M1। तो ये जो M2 है इसको इधर V2 लिख दो, और ये जो M1 है इसकी वेलोसिटी को V1 लिख दो। तो एक तरह का हमको मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी करना है M1 को। तो क्लियरली है कि वो मैक्सिमम ट्रांसफर तब होगा जब आपका जो टकराने वाला है वो अपनी सारी एनर्जी दे दे, यानी कि M2 रेस्ट पर आ जाए। इलास्टिक कलीजन है, अगर दोनों के मास सेम होते, दोनों के मास बराबर होते, तो हमारा आंसर इमीडिएटली V1 बराबर U0 हो जाता है ना। अगर दोनों के मासेस बराबर होते, M1 बराबर M2 होता, तो इसको उसी की वेलोसिटी मिल जाती जो M2 की। लेकिन अभी हमें एक जनरल केस में काम करना है, तो जनरल केस में काम करके करना है तो प्रॉपर हम इसके एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखेंगे। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमको दिख रही है हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ M2 U0 स्क्वायर। तो इसको पहले तो हाफ कट कर दिया जाए, हाफ कट कर दिया, और इसको भी मैं M2 से डिवाइड कर देता हूँ। M2 से डिवाइड कर दूं मैं यूं, तो इधर M2 से डिवाइड कर दें और इधर M2 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा M1/M2 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू U0 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो U0 तो अपनी जगह पर है, और V2 की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से M1/M2 V1 माइनस U0 रख दूं और स्क्वायर कर दूं। तो इसको और आगे सिंपल करना है, तो M1/M2 V1 स्क्वायर, यहाँ से आ गया U0 स्क्वायर
और इसका स्क्वायर करें, m1 स्क्वायर बाई m2 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस u0 स्क्वायर -2m1 m2 v1 u0, ये बन गया। अब आप देखो ये u0 स्क्वायर और ये u0 स्क्वायर कैंसिल होने वाला है, और इधर v1 स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ, और इधर m1/m2 v1 स्क्वायर और m1/m2 स्क्वायर v1 स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूँ कि m1/m2 v1 स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे यहाँ से तो 1 मिल जाएगा, और ये इधर से चल के आएगा तो यहाँ से m1/m2 मिल जाएगा, और u0 स्क्वायर तो कट गया, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो इधर से क्या बचा 2m1/m2 v1 * और कट होने वाले, m1/m2 कट हो गया, एक v1 कट हो गया, तो हमारा आ गया काम आसान। तो हमारे पास आया v1 = 2u0 डिवाइडेड बाई 1 + m1/m2, और उसमें भी u0 की वैल्यू जो हमने निकाला वो रख दें, तो क्या 2 × √2gr and divided by 1 + m1/m2. Oh, this is the maximum speed that this block can achieve, m1। और अगर हमारे पास, अच्छा ये आप समझो, ये जो आंसर है आपका दिस इज, है ना, ये जो भी आंसर, ये मैक्सिमम तब हो जाएगा जब हमारा डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए, और ये तब होगा जब आपका m1 = m2 आ जाए, और जब m1 = m2 हो जाएगा तो ये v1 की वैल्यू एग्जैक्टली √2gr हो जाएगी, और उस केस में v2 सॉल्व करोगे तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जब m1 = m2 होगा तो v2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। नॉर्मल इलास्टिक रीजन की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो थैंक यू।